हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। सीटेट सक्सेस सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज हम टीचिंग मेथड्स की बात करने वाले हैं। टीचिंग मेथड्स मतलब शिक्षण विधियों के बारे में बात करने वाले हैं, जहां से आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। सिर्फ यही टॉपिक हमारा रहा है सीटेट का, बाकी पूरा सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है। जो हमारे टीचिंग मेथड्स हैं, सबसे पहले हम देखते हैं जो शिक्षण विधियां होती हैं वो मेनली हम 2 कैटेगरी में हम उनको डिवाइड करते हैं। अब वो 2 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? एक तो होता है शिक्षार्थी केंद्रित। शिक्षार्थी केंद्रित इसका मतलब क्या है? स्टूडेंट सेंटर्ड या फिर बाल सेंटर्ड, बालक जिसको सेंटर में मानकर जब मेथड कोई भी यूज किया जाता है तो वो होते हैं हमारे शिक्षार्थी केंद्रित विधियाँ। और दूसरा होता है हमारा टीचर सेंटर्ड मेथड, जिसमें जो शिक्षक है वो सेंटर में होता है। शिक्षक केंद्रित विधियाँ। अब टीचर का और स्टूडेंट का केंद्र में होने का क्या मतलब है? देखिए, जब टीचर अपने अकॉर्डिंग पढ़ाता है, जब टीचर ये डिसाइड करता है कि उसे किस तरीके से पढ़ाना है, उसको कौन सा मेथड पसंद है, तो वो तो हो जाता है हमारा शिक्षक केंद्रित टीचर सेंटर्ड मेथड। और जहाँ पर हम स्टूडेंट की नीड्स का ध्यान रखते हैं, जहाँ पर चाइल्ड है वो सेंटर में होता है, बच्चा किस तरह से सीखता है, बच्चे का सीखने का लेवल क्या है, बच्चे की रुचि क्या है, बच्चे का एटीट्यूड क्या है, उन सब चीज़ों को जब ध्यान में रखकर किसी एक मेथड का यूज किया जाता है तो वो मेथड होता है हमारा शिक्षार्थी केंद्रित या फिर चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। और जब टीचर सेंटर में होता है, टीचर अपने अकॉर्डिंग किसी भी एक मेथड का चुनाव करता है, तो वो होता है शिक्षक केंद्रित विधियाँ। ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से शिक्षक केंद्रित विधियाँ चली आ रही थी, जैसे लेक्चर मेथड है, व्याख्यान विधि है। यहाँ पर टीचर है वो व्हाइट बोर्ड पर खड़ा होकर लेक्चर दे रहा होता है, बाकी सब पैसिव होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, बैठकर सुन रहे होते हैं। इसमें शिक्षक केंद्रित विधियों में जो शिक्षक है वो केंद्र में होता है, शिक्षक एक्टिव होता है, बाकी जो लर्नर होता है, जो शिक्षार्थी होता है वो पैसिव होता है, वो निष्क्रिय होता है। एकदम क्लासरूम में पिन ड्रॉप साइलेंस पाई जाती है। और जो शिक्षार्थी केंद्रित विधियां हैं, यहाँ पर जो चाइल्ड है वो सेंटर में होता है, चाइल्ड है वो एक्टिव होता है, चाइल्ड है वो निष्क्रिय नहीं होता है, सक्रिय रूप से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। टीचर और स्टूडेंट दोनों में इंस्ट्रक्शंस हो रही होते हैं, दोनों में इंटरेक्शंस हो रही होती हैं, दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी जो थिंकिंग है, जो अपने आइडियाज़ हैं वो शेयर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो चाइल्ड है वो एक्टिव होता है, यहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं होती है, यहाँ पर एक्टिवली इंगेजमेंट होती है टीचर और स्टूडेंट की बोथ। आजकल जो हम विधियां यूज कर रहे हैं वो कौन सी विधियां हैं? शिक्षार्थी केंद्रित विधियां हैं। शिक्षार्थी केंद्रित विधियां हैं वो हमेशा अच्छी मानी गई हैं शिक्षक केंद्रित विधियों से। जो हमारा एनसीएफ 2005 है वो भी कहता है कि हमें टीचर सेंटर्ड पेडागोजी से शिफ्ट करना है स्टूडेंट सेंटर्ड पेडागोजी में। जो स्टूडेंट है वो इम्पोर्टेंट है, बच्चे के इंटरेस्ट क्या है, बच्चे का सीखने का लेवल क्या है, उसको ध्यान में रखकर आप बच्चे को सिखाइए। सिखाना जरूरी है, जो लर्निंग है वो जरूरी है, टीचिंग है वो जरूरी नहीं है। देखिए, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में जो लर्निंग है वो होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर टीचिंग नहीं भी हो रही होती ना, अगर शिक्षण नहीं भी हो रहा होता है तो भी बच्चा कहीं ना कहीं से लर्निंग कर लेगा, लेकिन अगर लर्निंग नहीं हुई और टीचिंग हो रही है तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो इसीलिए जो शिक्षार्थी केंद्रित विधियां होती हैं, जो चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, जो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, वही यूजफुल माने जाते हैं और आजकल हम उन्हीं का यूज कर रहे हैं। आज हम एक चाइल्ड सेंटर्ड जो मेथड है उसकी बात करने वाले हैं, वो है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसको हम कहते हैं समस्या समाधान। बहुत मॉडर्न मेथड है, बहुत नया है और यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको इसे समझ लेना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या हुआ? समस्या समाधान। क्या है? समस्या समाधान।
जैसे हमें इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमारे सामने कोई भी एक समस्या है, हमारे सामने कोई भी एक प्रॉब्लम है, हमें उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। यही प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में होता है। तो जो समस्याएं होती हैं वो रियल लाइफ से जुड़ी हुई होती हैं। कैसी? रियल लाइफ से जुड़ी हुई होती हैं, जो हमारी असल में ज़िंदगी है, जो डे टू डे लाइफ में हमारे सामने जो भी प्रॉब्लम आती हैं उनका सॉल्यूशन किस तरह से करना है, वही प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हमें सिखाता है। कहने को तो जैसे हमने बीटेक कर ली, लेकिन अगर हमें घर के दो तार नहीं जोड़ने आते तो वो शिक्षण, वो लर्निंग, वो पढ़ना किसी काम का नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड है वो हमें रियल लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन किस तरह से करना है वो सिखाते हैं। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये प्रयोजनवादी प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन है, जो प्रगतिशील शिक्षा है, उससे रिलेटेड है। किससे? प्रगतिशील शिक्षा। और अगर आपको ध्यान हो, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा की बात किसने की थी? तो जॉन डीवी ने की थी। किसने की थी? जॉन डीवी ने की थी। तो इस मेथड के जनक हैं वो कौन है? जॉन डीवी हैं। नाम ध्यान रखना है, आपसे नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है वो किसने दिया था? वो जॉन डीवी ने दिया था। जॉन डीवी ने बहुत सारे लैब स्कूल्स भी इस्टेब्लिश किए थे। उन्होंने फोकस किया था कि बच्चे को आप चीज़ें रटवाइए मत, बच्चे को अपने एक अनुभव बनाने दीजिए, अपने एक्सपीरियंस बनाने दीजिए। और बच्चा अपने एक्सपीरियंस कब बनाएगा? जब वो रियल लाइफ में चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पर है। कौन सी? रचनावादी अप्रोच पर है। रचनावादी अप्रोच पर है, रचनावादी उपागम पर ये बेस्ड है। रचनावादी उपागम कहता है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकते हैं। बच्चों को सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट के साथ आप इंटरेक्ट करवाइए। जब वो सक्रिय रूप से इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो वो अपनी लर्निंग खुद ब खुद कर लेंगे, उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रचनावादी उपागम पर हैं। इसके जन्मदाता कौन है? जॉन डीवी हैं, जिन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा की बात की थी। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो कौन सी होनी चाहिए? रियल लाइफ से जुड़ी हुई होनी चाहिए। हमारी असल की ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम आती हैं वही सब हमें सोल्व करना आना चाहिए। अब उसके बाद हम बात करें, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है इसमें जो हमारा संज्ञान है वो लगता है। क्या लगता है? हमारा संज्ञान लगता है, हमारा कोग्निशन लगता है, कोग्निशन लगता है, हमारी थिंकिंग लगती है, हमारा क्या लगता है? थॉट प्रोसेस लगता है, थिंकिंग लगती है। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है? किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमें उस पर सोच विचार करना पड़ता है। जहाँ पर हमारी मेंटल एबिलिटीज़ यूज होती हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में यूज होती हैं। बिना मेंटल कैलकुलेशन के हम प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा संज्ञान है, जहाँ हमारा कोग्निशन है, वो इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, सिर्फ और सिर्फ जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेना ही प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होती। कि जैसे मैथ्स की आपको कोई प्रॉब्लम दी, आपको जोड़ घटा दिया और आपने वो कर लिया, वही समस्या समाधान है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। समस्या समाधान है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से कहीं ज़्यादा होता है। वहाँ पर आपके सामने कोई भी एक रियल लाइफ की प्रॉब्लम दे दी जाती है। मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं और साइकिल चलाते चलाते आपकी साइकिल की चेन उतर गई। अब उस चेन को किस तरह से आपको दोबारा से सेट करना है, ये क्या है? आपकी रियल लाइफ की प्रॉब्लम है। आप पहले देखेंगे मेरी साइकिल चलना क्यों बंद हो गई, फिर आप देखेंगे कि मेरी साइकिल की चेन उतर गई है इसलिए वो नहीं चल रही है। अब मुझे उसको किस तरह से दोबारा सेट करना है, इसमें क्या लग रहा है? आपका कोग्निशन लग रहा है, संज्ञान लग रहा है। यही आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, यही आपकी समस्या समाधान है। तो समस्या समाधान में आपकी थिंकिंग लगती है, कोग्निशन लगता है। फिर उसके अलावा हम देखें, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज होती है। कौन सी थिंकिंग यूज होती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। थिंकिंग है वो हमारी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो डाइवर्जेंट थिंकिंग और एक कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग है, उसमें क्या होता है कि कोई एक प्रॉब्लम है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह से समस्या का समाधान ढूंढ लेना क्या है? कन्वर्जेंट थिंकिंग है। ट्रेडिशनली जिस तरह का समस्या का समाधान हमारे सामने रखा गया है, हम बस उसी का यूज कर रहे हैं और उस प्रॉब्लम को सोल्व कर ले रहे हैं, तो वो क्या हो गई? हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग हो गई। और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है?
ट्रेडिशनली जो समस्या का समाधान हमें दिया हुआ है उसका हमें यूज नहीं करना, किसी दूसरे तरीके से उस समस्या का समाधान ढूंढना डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है। मतलब एक ही समस्या आपके पास एक ही है, एक ही प्रॉब्लम है, लेकिन इस समस्या का अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन ढूंढ लेना क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में डाइवर्जेंट थिंकिंग लगती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग से प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होती है, समस्या का समाधान नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग है यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग लगती है। क्या लगता है यहाँ पर, क्रिटिकल थिंकिंग लगती है। क्रिटिकल थिंकिंग का क्या मतलब है, किसी भी प्रॉब्लम के हर एक पहलू के बारे में सोचना, हर एक पहलू के बारे में ये दिमाग लगाना कि इस प्रॉब्लम, ये कोई भी एक समस्या है, इसके क्या क्या पहलू हो सकते हैं, हर एक एस्पेक्ट के बारे में सोचना, एनालिसिस करना, इवैल्यूएशन करना, उसको रीडिज़ाइन करना, ये सब कहाँ आता है, क्रिटिकल थिंकिंग में आता है। तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग लगती है। यहाँ पर बच्चे का जो कोग्निशन है, जो संज्ञान है, वो काम करता है। ये रचनावादी उपागम पर बेस्ड होती है। जॉन डेवी इसके जन्मदाता हैं, प्रगतिशील शिक्षा की जिन्होंने बात की थी। और जो समस्याएं होती हैं वो हमारी रियल लाइफ से जुड़ी हुई होती हैं, वो हमारी असल की ज़िंदगी से जुड़ी हुई होती हैं। अब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है इसके कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स में ही हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए कई जगह आपको 5 स्टेप दिखते हैं, कहीं आपको 6 दिखते हैं, कहीं आपको 7 दिखते हैं, लेकिन जो आपकी NCERT में गिवन है वो 7 स्टेप्स दिए हुए हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के। और जो CTET है वो आपकी NCERT को ही सही मानता है। NCERT में जो गिवन है उसी को रेफरेंस लेके वो आंसर की तैयार करता है। तो आपको ये 7 स्टेप्स हैं वो ध्यान रखने हैं। एक बार ये 7 स्टेप समझ लीजिए। सबसे पहले आती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, जो समस्या है उसकी पहचान करना। एक बार ये 7 स्टेप मैं आपको बता देती हूँ, फिर एग्जाम्पल से समझाऊंगी। फिर उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या को रिप्रेजेंट करना। फिर उसके बाद आता है प्लान द सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में प्लानिंग करना। फिर आता है इवेलुएट ऑल द सॉल्यूशन, जितने भी सॉल्यूशन आपके दिमाग में आए सभी का मूल्यांकन करना। सिलेक्शन ऑफ द सॉल्यूशन, जितने भी सॉल्यूशन आपके सामने आए किसी एक सॉल्यूशन को सेलेक्ट करना और उसको एग्जीक्यूट करने के बाद उसकी आउटकम, जो आउटकम आई उसको इवेलुएट करना। और ज़रूरी नहीं है कि सारे आपने जो भी आपने मेथड चुना, जो भी सॉल्यूशन आपने चुना वो सही हो, वो गलत हो सकता है। अगर वो गलत है तो हम जो प्रॉब्लम है उसको रीडिफाइन करेंगे रीडिफाइन द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, समस्या का और जो उसका सॉल्यूशन है उसको रीडिफाइन करेंगे। आइए समझते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम क्या है कि आपके सामने कोई एक प्रॉब्लम रखी जाए। मान लीजिए आप किसी स्कूल में एक टीचर हैं या फिर मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है, उसके सामने एक समस्या रखी गई कि आपकी क्लासरूम से एक प्ले तैयार करना है 26 जनवरी के लिए। अभी 26 जनवरी आ रही है, आपकी क्लासरूम से आपको एक प्ले तैयार करना है, आपको एक नाटक तैयार करना है। ये टीचर ने स्टूडेंट्स के सामने प्रॉब्लम रख दी। अब प्रॉब्लम आ गई है, हमारे पास समस्या आ गई है कि जो नाटक है वो तैयार करना है। अब क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करेंगे। हमें थीम क्या चुननी है, जो हम प्ले करेंगे उसकी थीम क्या होगी, उसमें एक्टर कौन होगा, कौन उसमें एक्ट्रेस होगी, कितना मनी उसमें लगेगा, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी। हम प्रॉब्लम को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि उस प्रॉब्लम जो समस्या है उसमें किन किन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए, किन किन चीज़ों का हमें सॉल्यूशन चाहिए। यहाँ पर क्या लगी, क्रिटिकल थिंकिंग लगी। एक प्रॉब्लम के बारे में हम उसके हर एक एस्पेक्ट की तरफ देख रहे हैं कि इसमें एक्टर कौन होगा, इसमें एक्ट्रेस कौन होगी, कितना पैसा लगेगा, कैसा कॉस्ट्यूम चाहिए होगा, कौन सी थीम होगी। तो यहाँ पर उस प्रॉब्लम के हर एक एस्पेक्ट के बारे में हम सोच रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग लगा रहे हैं। तीसरा स्टेप आएगा प्लान ऑफ द सॉल्यूशन। अब हम सॉल्यूशन का प्लान करेंगे। हमने कोई एक थीम डिसाइड कर ली कि इस थीम पे हमने क्या करना है, प्ले करना है। एक्टर का, एक्ट्रेस का हमने चुनाव कर लिया। मनी का हमने देख लिया कि हमें मनी कहाँ से अरेंज करना है। फिर उसके बाद आता है इवेलुएट ऑल द सॉल्यूशंस। यहाँ पर हमने सिर्फ एक थीम डिसाइड नहीं की, हमने 3-4 थीम्स हैं वो डिसाइड कर ली कि हम इस पर जो प्ले है वो कर सकते हैं।
ये एक्ट्रेस हो सकते हैं। अब हम उनको इवेलुएट कर रहे हैं, उनका मूल्यांकन कर रहे हैं, जैसे हम सबका ऑडिशन ले रहे हैं कि कौन सा एक्टर है वो यहाँ पर फिट होएगा, कौन सी एक्ट्रेस यहाँ पर फिट होगी, वो सब हम क्या कर रहे हैं, इवेलुएट ऑल द सॉल्यूशंस। हमने 4-5 जो थीम रखी थी, 4-5 जो एक्टर एक्ट्रेस हमने डिसाइड किए थे, सबको हमने मूल्यांकन कर लिया, सबको हमने इवेलुएट कर लिया। इवेलुएट करने के बाद हम क्या करेंगे, किसी एक को हमने डिसाइड कर लिया, एक थीम को हमने डिसाइड कर लिया, एक एक्टर को हमने डिसाइड कर लिया, एक एक्ट्रेस को डिसाइड कर लिया, बाकी जो जो चीज़ें थी, कॉस्ट्यूम वगैरह सब कुछ हमने यहाँ पर डिसाइड कर लिया। एक प्रॉब्लम का हमने सॉल्यूशन ढूंढ लिया, एक सॉल्यूशन को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा, एग्जीक्यूशन होगा। हमारी परफॉर्मेंस हुई, थीम जो थी उस पर 26 जनवरी को परफॉर्मेंस हुई। अब उस परफॉर्मेंस के बाद क्या किया जाता है, इवेलुएट द आउटकम। जो आउटकम आई, जो प्ले में रिप्रेजेंट किया गया, उससे क्या आउटकम आई, अब हम उसको इवेलुएट करेंगे। अगर आउटकम अच्छी हुई तो ये स्टेप है, ये यहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। अगर अच्छी हुई, इवेलुएट अच्छी हुई, तो हमें लगेगा कि हमने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। लेकिन हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता कि जो सॉल्यूशन हमने ढूंढा है वो सही ही हो, वो गलत भी हो सकता है। अगर उस प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन अच्छे से हम नहीं कर पाए, अच्छा सा हम प्ले रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, तो हम क्या करेंगे, रीडिफाइन द प्रॉब्लम को दोबारा से रीडिफाइन करेंगे और उसका जो सॉल्यूशन हमने बनाया था उस सॉल्यूशन पे हम दोबारा काम करेंगे। दोबारा से या तो हम थीम चेंज करेंगे, या एक्टर एक्ट्रेस चेंज करेंगे, या फिर जो भी कमी रही उसको हमने मूल्यांकन करके उसको हमने रीडिफाइन करना है, दोबारा करना है। ये प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग में। प्रॉब्लम सॉल्विंग हमेशा आपके रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही हैं उन्हीं को सोल्व करने में होते हैं। जैसे चलते चलते आपके रूम का पंखा बंद हो गया। अब वो पंखा क्यों बंद हो गया, पहले आप चेक करेंगे कि गर्मी लग रही है, मुझे गर्मी किस लिए लग रही है, क्योंकि पंखा बंद हो गया। हमें प्रॉब्लम मिल गई है कि हमारे रूम का पंखा बंद हो गया, इसलिए हमें गर्मी लग रही है। अब उसके कारणों का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि किन कारणों से, या तो लाइट चली गई है, या पंखा खराब हो गया है, या वायर हट गया है। मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम की जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में सोचेंगे, फिर हम उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम चेक करेंगे कि लाइट आ रही है या नहीं आ रही है, कहीं कोई वायर तो लूज नहीं हो गया है, या फिर मैकेनिक बुलाकर हम उसको, या फिर हमें खुद आना चाहिए। मैकेनिक का तो काम ही नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कहती है ये कि आपको पंखा खुद ठीक करना आना चाहिए। आप उसको खोल के देखें कि क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है। अगर आपको प्रॉब्लम जहाँ जहाँ लगी, आपको लगा कि वायर लूज है, अब आपने वायर टाइट कर दिया, आपको लगा पंखे का ये पार्ट खराब हो सकता है, तो आपने उसको ठीक करने की कोशिश की। आपने सभी प्रॉब्लम जितने भी सॉल्यूशन थे उसको इवेलुएट किया, फिर आपको लगा कि ये प्रॉब्लम है और इसका मैं ये एक सॉल्यूशन ये कर सकता हूँ। मान लीजिए मोटर खराब हो गया, अब मुझे वो मोटर रिपेयर करनी है। अब वो मोटर रिपेयर करने के लिए आपने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा। अब वो आप मोटर को रिपेयर करेंगे, दोबारा से आप पंखा चला के देखेंगे। अगर आपको लग रहा है कि पंखा चल गया है जब, तो आपको सॉल्यूशन मिल गया, इवेलुएट हो जाएगा, आपको गर्मी नहीं लगेगी, आप आराम से रेस्ट करेंगे। और अगर मोटर के ठीक करने के बाद भी नहीं हुआ तो फिर आप क्या करेंगे, दूसरी समस्या ढूंढने की कोशिश करेंगे। यही सब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में, समस्या समाधान विधि में। ये हमारी रियल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी समस्याओं को किस तरह से सोल्व करना है उस पर बात करती हैं। ये 4-5 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग लगती है, मतलब एक ही समस्या का डिफरेंट जो तरीके हैं उसकी तरह से हम सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग लगती है, हर एक समस्या है उसके हर एक पहलू के बारे में सोचना है। इसमें कॉग्निशन लगता है, हमारा थिंकिंग लगता है। सिर्फ और सिर्फ जो मेंटल कैलकुलेशन है वही हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होती है, उससे कहीं ज़्यादा होती है। ये रचनावादी उपागम पर बेस्ड होती है और जॉन डीवी ने दी थी। देखिए, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है इसमें भी कुछ ऑब्स्टेकल्स होते हैं, कुछ बाधाएं होती हैं। जैसे सबसे बड़ी बाधा है मोटिवेशन का होना ना होना, अभिप्रेरणा का ना होना, कि कोई किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए अभिप्रेरित ही नहीं है, उसमें अभिप्रेरणा ही नहीं है, तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर पाएगा। मोटिवेशन है वो फर्स्ट प्रीरिक्विजिट होती है, ये हम जानते हैं। लर्निंग के लिए, अधिगम के लिए मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मोटिवेट नहीं होंगे तब तक लर्निंग नहीं होगी, अधिगम नहीं होगा, ये हम जानते हैं। अगर आप मोटिवेटेड नहीं हैं तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर सकते, समस्या का समाधान नहीं कर सकते।
जो आपका माइंड सेट है, जिस तरह का माइंड सेट आपने बनाया है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग को प्रभावित करता है। जैसे आपके सामने चाकू रखा गया तो आपसे पूछा जाएगा चाकू का यूज किस लिए किया जाता है, आप कहेंगे सब्जी काटने के लिए। सिर्फ और सिर्फ आप ये कहेंगे कि चाकू का यूज आप सिर्फ और सिर्फ सब्जी काटने के लिए कर सकते हैं, तो वो आपका एक फिक्स्ड माइंडसेट हो गया है कि उस समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ यही है कि चाकू है, सिर्फ और सिर्फ सब्जी काटने का ही काम आता है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि सब्जी काटने के अलावा हम इसे फ्रूट काट सकते हैं, हम किसी का गला भी काट सकते हैं, या फिर चाकू का यूज हम बहुत अलग अलग जगह कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, जब आपका माइंडसेट एक नहीं रहेगा तभी आप डाइवर्जेंट थिंकिंग कर सकते हैं, तभी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। अगर आपने फिक्स्ड माइंडसेट कर लिया तो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं हो पाएगी, समस्या समाधान नहीं हो पाएगा, क्योंकि समस्या समाधान के लिए हमें डाइवर्जेंट थिंकिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये होती है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की मस्ट नीड होती है कि आपका माइंडसेट फिक्स्ड नहीं होना चाहिए, मोटिवेट आप होने चाहिए, मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये था आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, समस्या समाधान के बारे में। अब आप इससे रिलेटेड एमसीक्यूज लगा के देखिएगा, आपके सारे एमसीक्यूज सोल्व हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। थैंक यू वेरी मच।